नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ मैं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में थॉमस कप के विजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने हरियाणा की खेल प्रतिभाओं की तारीफ की। पीएम ने हरियाणा की खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से बात की और कहा कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट के नाम पर तो खूब तालियां बजती हैं, लेकिन इस बार हमारी बैडमिंटन की टीम ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया। उपलब्धि बड़ी थी, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को और खास बना दिया। प्रधानमंत्री ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वालों में हरियाणा की बेटी उन्नति हुड्डा भी शामिल थी। उन्नति हुड्डा से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने खेलों को लेकर हरियाणा की तारीफ की और पूछा कि हरियाणा की धरती में ऐसा क्या है कि वहां एक के बाद एक दिग्गज खिलाड़ी निकलते हैं। कहा उन्नति सबसे छोटी है। गुड इवनिंग सर। बताइए उन्नति। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ हेयर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। और सर, मुझे एक चीज़ बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अच्छा, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी? नहीं, मैं भी बराबर हूं, क्या लग रहा था? सर, इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और बॉयज़ की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूं भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर, पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगे। हरियाणा की तारीफ पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। हम जानते हैं कि हरियाणा खेलों में देश भर में प्रथम स्थान के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक महिला खिलाड़ी से बातचीत करते हुए, उन्नति उसका नाम था, और जिस प्रकार से हरियाणा की तारीफ की है और हरियाणा की धरती में ऐसी कौन सी विशेषता है माटी में, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। दूध दही का खाना ये विषय आया, और इसको हम लोग लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि किस प्रकार से हरियाणा खेलों में और आगे बढ़े, चाहे वो इनाम के नाते से धनराशि की बात हो अथवा खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात हो। ये सब चीज़ें उनके प्रोत्साहन में कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है उसकी मेज़बानी हरियाणा को मिली है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंचकुला में ये खेल 3 जून से और 4 जून से और 13 जून तक, ये 10 दिन के अंदर। गौरतलब है कि ये पहला मौका था जब बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप फाइनल में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर ये खिताब जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम मनोहर लाल से हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की। आपकी पंजाब सरकार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम फ्री पॉलिसी में विश्वास नहीं रखते, बल्कि लोगों को रोजगार देने और कमजोर वर्ग की आय बढ़ाने के प्रयास करते हैं। सरकारों को जनहित में काम सब करने चाहिए। जितना भी हमारे पास साधन है, उन साधनों में हम पर्याप्त जनहित के कार्य करते हैं, लेकिन साथ में हमारी पॉलिसी ये है कि लोगों को जिनकी आमदन कम है, रोजगार के पास नहीं है, उनको रोजगार दिलाया जाए। शिक्षा और स्किलिंग के माध्यम से उनको ट्रेंड करके और स्वरोजगार में वो आगे बढ़ें, ताकि उनकी आय बढ़े, अपने परिवारों का गुजारा चले। लेकिन हमारे मित्र जिनका हम नाम ले रहे हैं, उन्होंने उसको एक प्रकार से सिट डाउन पॉलिसी में इसको कहता हूँ, वो ऐसा इशारा करते हैं जैसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो, मैं आपको फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा। हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते।
बल्कि जो प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप पॉलिसी है उसके अनुसार लोगों को रोजगार दिला करके अपने पैरों पर खड़ा करने की हमारी योजना है। और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 3-3 लाख का मुआवजा दिया है। कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शहीद किसानों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और किसान नेता राकेश टिकैत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, ये आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, ये आंदोलन पूरे देश का था। इसीलिए इसी भावना के साथ आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब तेलंगाना से आप लोगों को एक एक सम्मान राशि देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशि के रूप में कुछ दे चुकी थी, आज तेलंगाना से आए हैं। ये दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है, ये किसी एक राज्य या एक किसी वर्ग का आंदोलन नहीं था। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। अब पोर्टल के माध्यम से किसान खुद अपनी फसल खराबे की जानकारी देंगे और सरकार मुआवजा देगी। साथ ही उन्होंने किसानों से बागवानी और फल फूलों की खेती करने की अपील की। पोर्टल के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान हो, और किस तरह से एक ऑटो अपील का सिस्टम किया कि लोगों को कहीं ना जाना पड़े, जो अधिकारी कर्मचारी काम ना करे उसकी जानकारी ऊपर तक पहुंच जाए और उसको दंडित किया जा सके। जनहितैषी सरकार का लोकतंत्र में यही काम होता है कि जनता की समस्याएं बगैर दफ्तरों के नेताओं के या कर्मचारियों के चक्कर काटे घर बैठे समाधान हो। हमारी सरकार उस दिशा में तरह तरह के काम, जैसे कि फसल खराबे का अधिकार अब भरने का पटवारी की बजाय हमने किसान को दिया, तो ऐसी सारे व्यवस्थाएं बदलने का काम हम कर रहे हैं। और सिरसा में जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी पूरी तैयारी कर ली है, बीजेपी से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जाएगी। साथ ही दिग्विजय ने ओपी चौटाला को दोषी साबित होने पर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ओपी चौटाला के खिलाफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीज बोए थे, जनता उन्हें उनके कर्मों का दंड जरूर देगी। यूएलबी चुनावों को लेकर के पूरी तरह तैयार है। अर्बन लोकल बॉडी चुनाव मंगलवार को अनाउंस होंगे, जैसा कि हम सब ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है। हम अपने हिस्से की सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शीट शेयरिंग हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसकी बातचीत का दौर शुरू करेंगे और निश्चित तौर पर फिर चुनावी मोड में आकर इस चुनाव में बहुत उम्मीद से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हम लाने में कामयाब। इतने संघर्षशील व्यक्ति के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है और एक बार नहीं बार बार हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये विश्वास उठता है। मगर हमें फिर भी उम्मीद है कि उन्हें न्यायपालिका से आगे न्याय ज़रूर मिलेगा और उन्हें इसमें रिलीफ ज़रूर मिलेगी। ये तो कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं, तो जो सब बुनियाद और जो सब इस तमाम केसों की जो नींव रखी गई वो कांग्रेस ने रखी, और इस तरह से एक साजिश रची चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ। मैं आज खुले तौर पे कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के करे हुए जो कुकर्म है उनका एक ना एक दिन भगवान के रूप में जनता जो है उनसे बदला, जैसे पिछली बार लिया, आगे भी लेती रही।
कांग्रेस जहां चंडीगढ़ में चिंतन शिविर करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी 27 मई को पदाधिकारियों की बैठक करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ये बैठक बुलाई है, जबकि 28 मई को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी प्रभारी, संगठन मंत्री समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यकारिणी में मौजूदा स्थिति, राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कुलदीप बिश्नोई को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलेंगे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में नौकरियों में घोटाले हो रही हैं, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। जाने वाली बात है, ये आप स्वयं समझदार और सम्मानित हैं, तो ये अभी हम जो है कोई मैं नहीं मानता। सुदीप जी कांग्रेस में है और कांग्रेस में उनका एक स्थान है और हमें विश्वास है कांग्रेस में रहेंगे, साथ रहेंगे और हम लोग साथ मिलकर, तो ऐसा कोई। और ये प्रयास हुड्डा साहब का भी है, उदयभान जी का भी है। बारी बारी उन्होंने कहा है कि सब लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ और सबको साथ लेके चलने के पुरजोर प्रयास रहेंगे। ये सरकार असंवेदनशीलता की प्रतीक बन चुकी है। ये सरकार ऐसी सरकार है, इनको अपने जेब भरने के अलावा कोई दूसरा इसका काम, मैंने जैसे अभी आप नीचे नहीं थे, लेकिन मैंने एक बात कही कि ये समझौते पे कोई जनता के हितों के समझौते पे गठबंधन नहीं बना था। आपको याद दिला दूं, उन्होंने कहा था कि 5,000 बुढ़ापा पेंशन का समझौता हो गया। हमारे मैनिफेस्टो में हुड्डा साहब ने कहा था हम 1 नवंबर 2019 से ही 5,000 बुढ़ापा पेंशन लागू करेंगे, यानी कि सरकार बनते ही। लेकिन इन्होंने हमारे उस बात को नहीं माना। आज भी मगर बुढ़ापा पेंशन 3 साल के बाद 2,500 है, यानी लोगों को बेवकूफ बना दिया इन्होंने। उस पर समझौता नहीं था, लूटने की छूट पे समझौता था, भ्रष्टाचार करने का समझौता था। अलग अलग महकमे किसको बटे, कोई शराब महकमे की ठाप से लूटे। आज जिस व्यापक स्तर पर शराब घोटाले के माध्यम से, माइनिंग घोटाले के माध्यम से, तहसील में रजिस्ट्री घोटालों के माध्यम से जिस व्यापक स्तर पर बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों की प्रतिस्पर्धा है प्रदेश को लूटने में, शायद उतनी प्रतिस्पर्धा महंगाई में डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर में भी नहीं है। उतनी रेस नहीं लगी हुई जितनी इनमें रेस लगी हुई है प्रदेश को लूटने में। तो ये मैं समझता हूँ केवल अपनी जेब भरने के काम कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए प्रदेश के लोगों को सड़क पे भी आना पड़ता है। और वहीं जिंद की जाट धर्मशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 मार्च को प्रदेश में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है और रैली से पहले अलग अलग जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उनसे रायशुमारी की जाएगी। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी 23 मार्च की रैली रोहतक या हिसार में की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कार्यकर्ताओं का मार्च जींद से शुरू होगा। रैली या तो रोहतक करो या हिसार करो, चलेंगे रैली की शक्ल में यहाँ से, ताकि परिवर्तन। मैंने तो देखा है पॉलिटिकल सिस्टम में, अगर हमारे 50-60 हज़ार आदमी चल पड़े ना जींद से, तो ये पौड़ी से आगे कर लग जाएंगे। एक तो इसे बड़ी बात भाई लाग लो। हमारा ये स्कीम है, अभी फाइनल नहीं कि हो सकता है हम रोहतक या जींद में हमारी बड़ी रैली करें, लेकिन उसका जमावड़ा यहाँ से होगा और यहाँ से मार्च होगा। और या फिर आप लोग कहोगे भाई यही ठीक है तो अपने यहाँ जब जाएंगे। और वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कहा कि एक्साइज ड्यूटी घटने से लोगों को राहत मिली है, पेट्रोल सस्ता होने से वाहन चालकों को राहत मिली है, तो डीजल सस्ता होने से किसान को डीजल सस्ता मिलेगा। साथ ही कहा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने से रसोई का बजट कम होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ रही थी उसमें कटौती करने का जो निर्णय लिया है, डीजल में
कुल मिलाकर 7 रुपया प्रति लीटर, पेट्रोल में 9.5 रुपये प्रति लीटर, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर्स की घरेलू गैस की सप्लाई होती है उसमें 200 रुपये प्रति सिलेंडर ये कमी की है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि क्योंकि बढ़ती महंगाई में एक रसोई का खर्चा कम करने के लिए या आम आदमी को वाहन चलाने में अथवा ट्रैक्टर चलाने में ये जो महंगाई की मार पड़ रही थी उसके कारण से बहुत एक उनको राहत मिलेगी, इसलिए इस विषय में मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महंगाई की मार के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमत से राहत मिली है और देश भर में पेट्रोल आज 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में ये कमी उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी घटने की वजह से आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये तो डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर भी 200 रुपये सस्ते कर दिए गए हैं। करीब 9.5 रुपये कम हो गए हैं, तो करीब नहीं तो मैंने अभी टंकी फुल कराई है, कम से कम 400 रुपये का फर्क पड़ गया। 400 रुपये का तो इससे फायदा होगा आप लोगों को? होएगा जी। ठीक है, नॉर्मल ही है, अभी तो ज़्यादा कम भी नहीं हुआ है। 50 पैसे पेट्रोल पे। हाँ तो कौन सा ज़्यादा कम हो गया है, ज़्यादा तो नहीं कम हुआ है ना अभी। कितना कम होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जितना कम हो जाए उतने बढ़िया है। बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अभी भी ये पेट्रोल बहुत महंगा है, कम से कम नॉर्मल ज़्यादा भी नहीं तो 70 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल, लेकिन कुछ राहत मिली हमको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। बहुत अच्छा कदम है जी सरकार का। 7 रुपये कुछ पैसे लीटर मतलब उस पर डीजल पर कम हुए हैं और 9 के करीब पेट्रोल पर कम हुए हैं, तो उससे अब मतलब भीड़ भी ज़्यादा आने लगी है, कस्टमर भी ज़्यादा देखने को लग रहे हैं। और सर इसको जनता को शायद कुछ इंतजार भी था कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी कि जो है रेट इसके कम हों। आम जनता निकल ही नहीं पा रही थी, रेट इतना ज़्यादा कर रखा था, नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो तो तेल खरीद ही नहीं सकता था, लेकिन सरकार ने बहुत सराहनीय बहुत अच्छा काम किया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल की क्या कुछ कीमतें हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए डीजल में कहां कितनी राहत है। दिल्ली की अगर बात करें तो कल 96 रुपये 67 पैसे था। मुंबई की बात करें तो आज 97 रुपये 28 पैसे पहुंच गया है। कोलकाता की अगर बात करें तो आज 92 रुपये 76 पैसे पहुंच गया है। और अगर बात चेन्नई की करें तो कल 110 रुपये था तो आज 94 रुपये पहुंच चुका है। तो डीजल के रेट हैं। और अब पेट्रोल की अगर बात करें तो दिल्ली में कल 105 था तो आज 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर डीजल पेट्रोल की कीमत है। मुंबई की अगर बात करें तो कल 120 रुपये 51 पैसे था तो आज 111 रुपये 35 पैसे मुंबई में पहुंच गया है। कोलकाता की अगर बात करें तो 115 रुपये 12 पैसे कल रेट थे और आज 106 रुपये 3 पैसे हैं। चेन्नई की अगर बात करें तो 110 रुपये 85 पैसे कल रेट थे और 102 रुपये 63 पैसे आज की कीमत आपको बता रही हैं। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या कुछ अंतर आया है वो आप देख सकते हैं, कितनी राहत मिली है और एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद से ये राहत दी गई है। केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार जनता को बेवकूफ समझना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना बेवकूफ बनाएगी इस देश के लोगों को? क्या मोदी जी, क्या निर्मला सीतारमण जी देश के लोगों को बेवकूफ मानते हैं? 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज़्यादा है। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें। याद करिए 21 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट था 95 रुपया 41 पैसे, आज है 105 रुपया 41 पैसे। आप कह रहे हैं 9.5 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया बढ़ा दिया, भैया 9.5 कम कर दिया। इसी तरह से डीजल का भाव 21 मार्च 2022 को था 86 रुपया 67 पैसे, आज दिल्ली में है 96 रुपया 67 पैसे। 10 रुपया बढ़ा दिया, 7 रुपया कम कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा मोदी जी से, निर्मला जी से, भाजपा के नेताओं से, ये जनता है, ये सब जानती है, इन्हें बेवकूफ़ बनाना बंद करें।
भारतीय जनता पार्टी कोई भी श्रेय लेने से पहले कम से कम ये भी याद कर ले, मई 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी और हमने भाजपा को दी, तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी क्या थी? पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर। पिछले 8 सालों में आपने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कर दी 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर, और आज वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 8 रुपया। तो आज भी जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है वो 19 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर है, जबकि कांग्रेस के शासन में 2014 में वो 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर थी। इस देश को जुमले नहीं चाहिए, इस देश को बेवकूफ मत बनाएं। 140 करोड़ भारतवासियों को मई 2014 की एक्साइज ड्यूटी वापस कर दीजिए। अच्छे दिन नहीं दे सकते, पुराने दिन लौटा दीजिए। कासन गांव की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मामले में कासन गांव के बाबा पूरणमल मंदिर पर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अगर सरकार किसानों की जमीन का सही मुआवजा नहीं देगी तो कासन गांव के आसपास गांव के कोई भी किसान अपनी जमीन अधिग्रहण नहीं होने देगा। 27 मई को कासन गांव के बाबा पूरणमल मंदिर पर होगी 100 गांव की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार से विनती है कि दक्षिणी हरियाणा ने सरकार को बढ़ाने का हर बार प्रयास किया। दक्षिणी हरियाणा की सरकार सहयोग से ही हरियाणा में सरकार बनी है। हम सरकार से विनती करें, पहले हमारी आईएमटी में जमीन गई, अब नगर निगम का ढकोसला बना के हमें उलझाया जा रहा है। हमारी सरकार से विनती है, हमारे गाँव की जमीन को छोड़ दिया जाए। गलत तरीके से हमारी जमीन को एक्वायर किया जा रहा है, जबकि हमारी जमीन पहले भी 6 फैसलों में एक्वायर हो चुकी है। ये थोड़ी सी जमीन बची हुई है, इसको भी सरकार पुराने नोटिफिकेशन के तहत, एक्ट के तहत 2011 के तहत एक्वायर कर रहे हैं। हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते। हमारी ज़मीन HSIDC के अंदर 8-10 गांवों की ज़मीन है, जिसमें लगभग आधी ज़मीन कासण की है, क्योंकि कासण में बावनी थी 52,000 बीघा, और हमारी तकरीबन 80-90% ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। ये 1810 एकड़ जो है, लगभग समझो 10% भी नहीं बची है, इसको भी नहीं छोड़ रहे। हम चाहते हैं कि कम से कम ये जमीन तो हमारी रहे। और हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।